आज हम जिस चेतना के विषय में बात कर रहे हैं वह है हमारे मन या मस्तिष्क से संबंधित चेतना। चेतना शब्द से हमारा सबका परिचय है। चेतन, चैतन्य, अचेतन, अवचेतन ये शब्द भी जानते हैं, निश्चेतना शब्द भी हम जानते हैं। इन शब्दों से हमारा सामना होता है। आपने सर्जरी के समय सुना होगा निश्चेतना विशेषज्ञ, प्रज्ञा आप जानती होंगी, वो बजरंग भाई, वो क्या कहते हैं उनको, एनेस्थेसिस एनेस्थीसिया। हाँ जी। वो निश्चेतना विशेषज्ञ होते हैं, वो सुन्न कर देते हैं। ये तो हमारे एक मित्र ने पूछा कि वो जब सुन्न हो जाते हैं तो शरीर कई बार आधा भाग सुन्न करते हैं, तो वो क्या होता है? तो हमने कहा वो असल में जो चेतना है वो हम मस्तिष्क से अनुभव करते हैं। तो वो इस तरह से आपको चेतना शून्य करते हैं कि आपका आधा भाग तो चेतन रहता है लेकिन आधा भाग अचेतन हो जाता है। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे कि चेतना किसे कहते हैं, चेतना मुख्यतः है क्या चीज। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सबके पास विभिन्न इंद्रियां हैं। नेत्र हैं, नाक हैं, कान, जिह्वा और स्पर्श इंद्रियां हैं। तो इन इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव प्राप्त करते हैं और मुख्यतः इन इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त अनुभव हैं वह हमारी चेतना है। मतलब उस चेतना की वजह से हम ऐसा करते हैं। तो प्रज्ञा, हम सोचते हैं कि कुछ अलग अलग हमारी जो इंद्रियां हैं उनके जो काम है, मतलब चेतना हम कैसे प्राप्त करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कुछ कविताएं और गीत वगैरह तुम्हारे पास होंगे तो हम उन पर भी बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो एक गीत मेरे दिमाग में जो स्पर्श से आ रहा है, स्पर्श की चेतना से आ रहा है कि छू हाँ हाँ, कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। देखिए कविता में बातें कैसे आती हैं। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव की हम बात कर रहे थे और सजीव भाई भी आ गए हैं। सजीव सारथी भाई, आपका भी स्वागत करते हैं हम। प्रज्ञा ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, ये स्पर्श के बारे में था। तो स्पर्श से हम जानते हैं कि पहला स्पर्श जो होता है वो माँ के ममतामयी हाथों का स्पर्श होता है। उस स्पर्श को हम कैसे भूल सकते हैं? स्पर्श करके ही हम जान सकते हैं कि कोई चीज कैसी है, उसका आकार क्या है यह तो हम देखकर बता सकते हैं, लेकिन वह कठोर है, कोमल है, चिकनी है, खुरदरी है, ये हम कैसे बता पाएंगे? तो इसके लिए जो चेतना है हमारी इस तरह से काम करती है। ब्रज भाई नहीं आए हैं, ब्रज भाई आ गए हैं मेरे ख्याल से। ब्रज भाई आप आ चुके हैं? जी, जुड़ ब्रज चुके भाई हैं। हाँ, अनम्यूट करें अपने आप को। ब्रज भाई आप अनम्यूट करें, आपसे हम बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, हाँ ब्रज नमस्कार। भाई, बहुत जी जी जी। नमस्ते नमस्ते। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप आ बिल्कुल। गए, बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच ब्रज आपकी श्रीवास्तव हैं। आपकी हाँ, ये आपकी चेतन दुनिया सुप्रसिद्ध में आ कवि गए। हैं, साहित्यकार हैं और एक सबसे अच्छी बात यह है कि विगत 7-8 वर्षों से ये साहित्य की बात नाम का एक ग्रुप है, उसके एडमिन हैं। और हम सब लोग, प्रज्ञा मिश्र और ब्रज श्रीवास्तव जी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम साहित्य की बात इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और आगे चलकर हम लोग साहित्य की बात ग्रुप का भी एक चैनल हम लोग बनाएंगे। सजीव भाई से मैंने कल ही बात की थी, तो सजीव भाई ब्रज श्रीवास्तव जी की मदद करेंगे इस मामले में। तो ब्रज भाई, हम लोग बात कर रहे थे चेतना की और वो स्पर्श चेतना की सबसे पहले हमने बात की। अभी हम लोग जी बाकी जी। चीजों पर भी बात करेंगे। ब्रज भाई, आपको एक वो कहानी याद होगी, अंधों के हाथी वाली। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, हाँ। वो कहानी सुनाइए ब्रज भाई। आप हम आपसे वो कहानी सुनना चाहते हैं कि वो हाँ, वो 6 लोग थे, उनका सामना जो एक हाथी से हुआ था, वो देख जी नहीं जी सकते जी। थे वो हाँ, लोग, तो वो उन्होंने सब क्या क्या दृष्टिबाधित चीजें थे। बताई? देवर हाँ ब्लाइंड, वो दृष्टिबाधित थे सब। तो हाँ अपने हाँ अपने तरह से उसको स्पर्श करके देखते थे। जिसके हाथ में पैर आया तो उसने कहा हाँ। ये खंबे जैसा है। जिसके अच्छा। हाथ में सूंड आई उसने कहा कि ये तो सब्बल जैसा है।
जिसने कान सांप को सांप छुआ, जैसा, हाँ। हाँ। हाँ, जिसको कान को छुआ वो बोले ये तो सूपा जैसा है, अच्छा अच्छा। जिसने पूंछ को छुआ वो लट्ठू जैसा है। रस्सी। तो किसी हाँ ने अगर, हाँ। हाँ, किसी ने पेट को छुआ बोले ये पानी की मशक है। हाँ, वो तो चमड़े की मशक रहती है बड़े, पानी की, उस तरह से। अच्छा। मशक है ये, हाँ क्योंकि हाँ। अपने अपने तरह से सबके हाथ ही अलग हो जाते हैं जो जी, अच्छा जिसको अच्छा मैं अच्छा समझ अच्छा। इसमें लेते कुछ जोड़ना चाहूंगा कि हाँ इससे बताइए। एक संदेश मिलता है। पहले तो ब्रज जी को नमस्कार, और विदिशा से हैं वो तो विदेशा की धरती को प्रणाम कहिएगा। तो हैं। जी नमस्कार। अंधों की कहानी से जो मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने ये बहुत बार सुनी है, और परिवार में थोड़ा साहित्यिक माहौल होने से ये चीज सुनने को काफी और थोड़ा सा ये ज्ञानवर्धन हुआ है। तो देखिए, हाँ यहाँ से जो मुझे सीखने को मिला वो ये कि वो गलत नहीं है, उनमें से कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो सभी अंधे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि वो अपनी अपनी चेतना का एक अपने अपने जो कह सकते हैं मन का इस्तेमाल करके जो सत्य है उसके विभिन्न प्ररूप देख रहे हैं, लेकिन गलत है। मिलकर वो एक साथ सही हो सकते हैं। जैसे मिलकर अगर आप उसकी पूंछ, उसके पेट, उसके कान को मिलाकर देखें तो वो एक हाथी का रूप दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उन चीजों को अलग अलग देखते हैं तो मे भी वो सत्य हो सकता है, लेकिन वो सत्य के करीब नहीं है। तो मुझे ये सोचने को मिला कि अगर आपने उन बहुत सही सही बात कही बजरंग भाई। अ, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, जो जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो मुझसे एक मित्र ने एक बार पूछा था कि उन्हें अलग अलग चीज कैसे दिखाई देती हैं जब वो दृष्टिबाधित हैं। वो कैसे कहते हैं कि ये सूप है, रस्सी है। तो इसका उत्तर ये है कि वो दृष्टिबाधित जब हुए, वो बाद में हुए। उसके पहले उन्हें वो सारी चीजें पता थी। उन्हें पता था कि सूप कैसा होता है, रस्सी कैसी होती है, या खंबा कैसा होता है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये चीजें इस तरह से दिखाई देती हैं। तो चेतना के लिए ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम चेतना में उन चीजों को ही संग्रहित करके रखते हैं जो चीजें हमारी विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से देखी होती हैं। अब देखी होती बात से चलिए हम दृष्टि पर आते हैं। आंखों से हम दृश्य देखते हैं, और इस कविता में भी हम इसको विभिन्न बिंबों के रूप में आरोपित करते हैं। वो प्रज्ञा, एक वो गीत आपको याद आ गया होगा, वो देखो वो चांद छुपके करता है क्या इशारे। ब्रज भाई, ये कौन सी फिल्म का गाना है? इतना पुराना तो गाना याद नहीं आ रहा मुझे। तो बस वो देखो से हम लोग अंताक्षरी भी कहते थे, देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। जी ये तो शर्त फिल्म का गाना है साहब। दर्द फिल्म का है। तो शर्त, कवि हाँ की शर्त। चेतना का आलम हेमंत देखिए लता। ना। कवि की हाँ, चेतना का ये है कि वो चांद में भी अपनी प्रेमिका को देख लेता है, उसकी चांदनी में भी वो उस प्रेम की ठंडक को महसूस कर लेता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये कवि की चेतना है। हम लोग अभी साहित्य की चेतना और कविता की चेतना पर बात कर रहे थे कि कविता किस तरह से आती है। और मुझे भी एक गीत याद आ रहा है, वो प्रज्ञा, वो मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। बिल्कुल ये बिल्कुल, ये बहुत ही पसंदीदा गाना है। तो तो अब इसमें ये मजा क्या है? ये मजा जो है, यही है चेतना। मतलब अच्छा लगने की जो अनुभूति है, यही हमारी चेतना है। तो हमारी बात स्पर्श पर हो गई, दृष्टि पर हो गई। अब हम श्रवण पर बात करते हैं। कानों की बात की जाए, अब यदि कान ना हो तो क्या हो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दुनिया को जब हम देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे कोई मूक फिल्म देख रहे हैं। प्रज्ञा, आपको कोई मूक फिल्म का नाम याद आ रहा है? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, हाँ। यस यस यस, राजा हरिश्चंद्र। बजरंग जी ने बताया, ये दादा साहेब फाल्के ने उस समय। नीता मैम कह रही हैं पुष्पक, बिल्कुल। जी। पुष्पक एक और मूवी है। हाँ, पुष्पक फिल्म जो आई थी उसमें भी वो कोई डायलॉग्स नहीं थे। ये बहुत महत्वपूर्ण फिल्म आपने बताई। चार्ली चैपलिन, सुनीता जी ने कहा था। चार्ली डॉक्टर सुनीता, चैपलिन, चार्ली चैपलिन के सारे जो होते थे, जितने भी ड्रामा आते थे और जितना भी कार्टून आता था, चार्ली चैपलिन का सब मूक ही आता है। और उनका एक्टिंग शायद मूक में ही हमेशा कॉमेडी रही है, चार्ली चैपलिन की। बिल्कुल ठीक। ये डॉक्टर सुनीता यादव हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्ते सुनीता जी। आपने बहुत सही कहा, पुष्पक। वैसे देखा जाए तो मूक फिल्म जो है वो केवल उसमें संवाद नहीं होते हैं, बाकी संगीत होता है। जो शुरू में 1890 के करीब जो फिल्में आई थी, उसमें कुछ फिल्में थी, सिटी लाइट्स और द आर्टिस्ट। ये बड़ी मशहूर फिल्में रही हैं। सजीव भाई अच्छे से जानते होंगे इन चीजों के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो
तो ये जो श्रवण की जो चेतना है, श्रवण की जो सुनने की जो अनुभूति है, ये है, इसमें हम बहुत सारी चीजें जोड़ते हैं। बचपन से हम लोरियां सुनते हैं, नदी की कलकल सुनते हैं, गाय का रंभाना सुनते हैं, ट्रेन की आवाज सुनते हैं। तो ये सब जो हमारी श्रव्य चेतना है, उसके कारण संभव होता है। तो ये शरद इस जी, तरह से। आपको वो गीत याद है जिसमें कि कोयल के कूकने को इस तरीके से बोला था? हाँ, कोयल कूके गाए सुनाए मल्हार, ऐसा मौसम देखा पहली बार। ये गीत याद आ रहा है आपको? ये गीत जिसमें बहुत कि सुंदर गीत है। और हमारे यहाँ साहित्य में और कविता में तो कोयल कई बार आती है, कई रूप से आती है। वो ब्रज भाई, वो बाबा नागार्जुन की कविता, ये बजरंग भाई आपको भी याद होगी। जले ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। कोकिला को बाल ना बांका और कर सकी। हाँ, बाल लबाका कर सकी शासन की बंदूक। ये ब्रज भाई ने बहुत अच्छी लेकिन बात कही। प्रज्ञा भी हमारे आज की समूह की कोकिला है। जी जी हाँ, जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि इनकी आवाज बहुत बेहद मधुर है। बहुत अच्छी और है। एक कवि के साथ होने की, कवियत्री होने के साथ साथ मधुर आवाज का होना, तो एक मुझे लगता है पूरा कि सुर में है, गंगा और सुर सरस्वती में। का संगम पूरा हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात कही। और प्रज्ञा को देखिए, बड़े जैसे जैसे मैं स्पर्श चेतना और श्रवण चेतना और दृष्टि की जब बात कर रहे हैं, तो सभी चेतना से संबंधित उनको विभिन्न गीत और कविताएं याद आ रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम एक और चेतना की बात करते हैं, गंध और स्वाद की चेतना। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और अभी मेरे ख्याल से हम लोग अभी 2 साल से जो कोरोना के दौर से गुजरे हैं, तो इसमें इसमें हम जान रहे हैं ये तो शैलेश चंद्र प्रवीर जी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि इंद्रियों से जो प्राप्त होती है वो अनुभूति होती है और चेतना नहीं। तो अंग्रेजी की कॉन्शियसनेस जो है वो हिंदी की चेतना नहीं होती। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असल में जो अनुभूति होती है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि अनुभूतियां जो होती हैं वो अनुभव से जनित होती हैं। तो अनुभव जो होते हैं एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अनुभूति जो है वो हमारे परसेप्शन होते हैं। और ये हम हमारी चेतना के कारण अनुभव करते हैं। स्पष्ट रूप से हम इन्हें ये चेतना नहीं कहते, ये अनुभूतियां हैं, और इन्हें हम अपने अनुभव के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो ये एक एकेडमिक बात थी जो चंद्र प्रवीर जी ने यहाँ पर बात बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे जो हमारा गंध और स्वाद का अनुभव है, इस पर भी हम बात करते हैं। गंध और स्वाद की जो चेतना होती है वो हमारे मस्तिष्क में होती है। और इस काम के लिए जिन इंद्रियों को ये डिपार्टमेंट सौंपा गया है, उसका नाम है नाक और जीभ। अभी कोरोना के दौर में तो हम लोग इसका महत्व अच्छी तरह से जान गए हैं कि खुशबू और स्वाद का क्या संबंध है। प्रज्ञा, उस दिन आप मुझे एक डिओड्रेंट के बारे में बता रही थी कि मैं थोड़ी ये बजरंग जी से पूछती हूँ मैं कि आपको कौन से सेंट और कौन से फ्रेग्रेंस पसंद है। मुझे एज अ वुमन जेनरिक एक लोमानी पसंद है, जो मैं मतलब यूजुअली यूज करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, वो भी बताएंगे कि सुगंध में वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं और कैसे। मतलब ये गंध की बात आप कर रहे थे, राइट? हाँ, हाँ, राइट। तो आपका भी इनपुट्स लेना चाहूंगी कि फूलों की सुगंध होती है, फिर हम अपने आसपास वी कैन फील द स्मेल अराउंड, उससे अच्छा फील करते हैं। फिर किसी भी जगह जाते हैं तो उसको स्मेल करके वी फील कि हम किसी नॉस्टैल्जिया में लौट जाते हैं। और हर जगह की और हर याद की भी एक गंध होती है। कुछ जैसे किसी प्रकार की सब्जी नाक में जाती है तो फिर याद आ जाता है कि अरे वो ऐसे बनाया करती थी, तो ये भी याद आ जाता है हमेशा। गंध के बारे में ऐसा भी मुझे फील होता है। आपने ये बोला तो मुझे ध्यान पे आया। जी, हाँ, आपने तो हाँ, ये है। और ये बचपन की याद दिला दी कि हाँ, माता जी थी, वो बेहद बढ़िया खीर बनाती हैं, अभी भी बनाती हैं। लेकिन बचपन में जब हमारे पास बोलने वाली इंद्री, मतलब हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन गंध है ना, वो हमारे साथ, मतलब कहते हैं कि जीवन के प्रथम क्षण के साथ स्वाद और गंध की इंद्री हमारी काम करना शुरू कर देती है। श्रवण की भी हमारी उसी दौरान शुरू कर देती है। तो जो खीर है ना, मुझे लगता है कि खीर, जो पायस है ना, वो देवीय पदार्थ है। ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं हो सकता। इसकी सुगंध भी बेहद रोचक होती है और इसका स्वाद भी एक अमृत तुल्य होता है। तो मुझे लगता है कि देवीय अमृत है ये खीर। और बिल्कुल एक शायद आपने फिल्म में सही बात मसाला कही फिल्म में, बजरंग भाई।
और ये बचपन की स्मृतियां अचानक आ गई, सारी की सारी चीजें। और मेरी माँ की मुझे याद आई कि बचपन में हर जन्मदिन पर खीर तो वो बनाती थी, और उस परंपरा का हम लोग पालन कर रहे हैं। गंध से मुझे बाल कवि बैरागी की एक कविता याद आ रही है। जी जी जी। प्रज्ञा, शायद आपको याद होगी। चाहे चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे ये उपवन बिक जाएं, चाहे 100 फागुन बिक जाएं, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, चाहे सभी सुमन बिक जाएं। ये बाल कवि बैरागी जी की कविता है, और बड़ी प्रसिद्ध कविता ये रही है। तो गंध और स्वाद पर हमने ये बात की। और मैं गंध और एक बात स्वाद। यहाँ पे रखना चाहूंगी। मुझे याद हाँ, एक छोटी सी बात है कि जो छोटा बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है तो जो मदर को जो लैच करता है तो वो अपने जो गर्भ में उसकी जो गंध होती है वही गंध उसको माँ की छाती पे भी मिलती है। वो और उसी प्रोसेस से जन्म के ठीक बाद वो लैचिंग भी करता है। तो गंध का एक जन्म के साथ बहुत गहरा संबंध है। उसी गंध के कारण जो उसकी माँ के से वो मिलती है, वो माँ की छाती से लग के तुरंत चुप हो जाता है एक रोता हुआ बच्चा, बिकॉज उसको वही गंध मिलती है जो उसको गर्भ में मिलती है। तो ये एक बात मुझे अपने खुद जब मैं मदर बनी थी तब मैंने पढ़ी और सीखी थी। वाह वाह। मुझे ये अज्ञे जी की एक कुछ पंक्तियां याद आ जाती है तो। हाँ हाँ, बजरंग भाई। मालती अनजान है भीनी गंध का झीना जाल फैलाती है। मालती अनजान भीनी गंध का झीना जाल फैलाती है। कहीं उसके रेशमी फंदे में शुभ्र चांदनी पकड़ पाती है। घर भवन प्रसाद खंडर हो गए किन किन लताओं की जकड़ में। घर भवन प्रसाद खंडर हो गए किन किन लताओं की जकड़ में। गंध वायु चांदनी अनंग रही मुक्त इठलाती है। अनंग रही मुक्त इठलाती है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, बजरंग भाई। और इस तरह से ये इंद्रियों से प्राप्त जो अनुभव है, और जो अनुभूतियों के रूप में हम अपने अवचेतन में दर्ज करते हैं। शैलेश चंद्र प्रवीर जी ने जो बात कही थी कि जो इंद्रियों से जिन अनुभवों को हम दर्ज करते हैं, वे सब अनुभूतियों के रूप में दर्ज होते हैं। यानी कि जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, वे परसेप्शन के रूप में जमा होते हैं। तो ये किस तरह से होता है, अब हम कुछ और बातें करते हैं। ऑडियंस भी हमारी, काफी लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर। तो एक अभी सवाल आया था कि यदि अस्पताल में एक भर्ती किया है रोगी, और उसको आंख और कान के अलावा अगर सब जगह लकवा मार गया है, तो आंख और कान यदि उसके कसकर बंद किए गए तो वो चेतना शून्य हो गया। लेकिन चेतना तभी लौटती है जब ये इंद्रियां पुनः काम करने लगती हैं। तो इसमें एक सवाल आया था कि नींद में क्या होता है, नींद में हमारी वो चेतना कहाँ जाती है। तो नींद में न हमारे विचार होते हैं, न अनुभूतियां होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब तेज उजाले या किसी के जोर जोर से बोलने का भी हम पर असर नहीं होता, लेकिन अगर हमको कोई झंझोड़ कर उठा देगा, तो गहरी नींद के बावजूद हमारी इंद्रियां प्रतिक्रिया करेंगी, और हमारी संवेदना पैदा होगी, और हमारी चेतना लौट आएगी। याद रहे कि अनुभूति शून्य मनुष्य ना कल्पना कर सकता है, ना सोच सकता है। और जो विचार शक्ति है वह भी इसी कारण पैदा होती है। तो नींद का अनुभव तो हम सभी को होगा। प्रज्ञा, आपको नींद पर कोई गाना आ रहा हो, याद आ रहा होगा शायद, तो वो भी आप गुनगुना सकती हैं। बहरहाल ब्रज भाई कविता में बहुत सारे बिंबों का इस्तेमाल करते हैं, और हमने बात करते करते ये भी महसूस किया कि साहित्य में ये चेतना का क्या अस्तित्व है। अब हम इसे थोड़ा सा दर्शन में देखते हैं, बजरंग भाई और शैलेश जी, कि चेतना असल में क्या है। हमारी जो चेतना है, ये एक जो बाह्य विश्व का प्रतिबिंब है। एक सज्जन ने बड़े एक मजेदार सवाल पूछा था कि जो चीजें होती हैं, क्या उनका ही हमारी चेतना में अस्तित्व होता है, या वस्तुएं जो होती हैं वो चेतना से बाहर होती हैं। तो वस्तुएं जो होती हैं, जो संसार होता है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं, यहाँ पे दर्शन की बात आती है। तो चेतना तो हमारे भीतर होती है, लेकिन चेतना से बाहर जो सारा संसार होता है, जो सारे पदार्थ, वस्तुएं, भौतिकीय पिंड होते हैं, ये सब जो होते हैं ये चेतना से बाहर होते हैं।
तो एक चीज प्रज्ञा, आपको पता होगा, चेतना से बाहर और भी चीजें होती हैं, जैसे भूत प्रेत हैं, चुड़ैल हैं, मत्स्य कन्या हैं। तो क्या चेतना से बाहर उनका अस्तित्व होता है? मैं तो डर गई। बजरंग जी लेंगे इनका नाम, इनके पास भूत नहीं आएगा। बजरंग जी आप ही कुछ बोलिए, मैं तो डर गई भूत के नाम से। जी, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। तो देखिए, मुझे बिल्कुल, मैं बहुत मानती हूँ शरद सर, मैं तो गलती से भी इनको नहीं छेड़ती, मेरी तो चेतना बहुत ज्यादा है उनके प्रति। तो अब हम आपकी नहीं, चेतना एक कवि के पास भूत प्रेत नहीं आ सकता, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बहरहाल मैं आपको एक एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारा समय समाप्त होने वाला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो हम साहित्य में साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, तो यह कि वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारी चेतना में मछली है और कन्या है, तो हम जानते हैं कि मछली और कन्या है, तो और समुद्र है और एक चट्टान है, तो हम देखते हैं कि समुद्र की एक चट्टान पर आधी मछली और आधी कन्या के रूप में एक स्त्री बैठी है। तो इस तरह से वो संभव हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। बहरहाल ये आज का हमारा विषय नहीं है, उसके बारे में हम फिर कभी बातें करेंगे। प्रज्ञा, मैं बहुत सारी बातें लेकर आऊंगा, भूत प्रेत चुड़ैल ये सब कैसे हमारे दिमाग में आते हैं और कैसे हम उनका प्रतिकार कर सकते हैं। अब हमारा समय समाप्त होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न अभी भी हमारे भीतर हैं कि कई कविता में हम लोग कहते हैं ना कि चेतना तो निर्जीव वस्तुओं में भी पाई जाती है, तो वो कैसे होता है, कैसे हम लोग कविता में निर्जीव वस्तुओं पर चेतना लाते हैं। क्या संवेदना पत्थर में भी पाई जाती है? विचार और मस्तिष्क का क्या संबंध है? चेतना लुप्त कैसे होती है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो चेतना कम क्यों होते जाती है? नींद में चेतना का क्या होता है? ऐसे बहुत सारे जी सवाल हैं, उनके जवाब फिर हम जी फिर जी कभी जी, दूसरा सेशन लेंगे। बहुत आज बहुत धन्यवाद जी। सबका बहुत 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 धन्यवाद, स्वागत।